कल्पना कीजिए कि आज सड़क पर चलते हुए अचानक कोई अजनबी आपके पास आता है और एक बेहद अजीब प्रस्ताव रखता है। अच्छा, कैसा प्रस्ताव? वो एक सूटकेस खोलता है जिसमें पूरे 1 करोड़ रुपए नकद रखे हैं और वो कहता है कि ये सारे पैसे अभी इसी वक्त आपके हो सकते हैं। आप इनसे जो चाहें खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो कोई भी ले लेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त है। शर्त ये है कि कल सुबह आप सोकर नहीं उठ पाएंगे। आपकी जिंदगी आज रात ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी भयानक गरीबी या मजबूरी में क्यों ना हो, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? ये तो संभव ही नहीं है। मतलब 1 करोड़ तो क्या, अगर कोई 100 करोड़ या पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे, तो भी कोई होशो आवास वाला इंसान अपनी कल की सुबह का सौदा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मौत का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना, और उसके बाद उस पैसे का या उस दौलत का कोई मोल रह ही नहीं जाता। सही बात है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा की नींव इसी एक विरोधाभास पर टिकी है। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। तो आज के इस डीप डाइव का ओवरव्यू में दे देता हूं। आज का विषय है समय की असली कीमत। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम अपनी कल की सुबह देखने के लिए 1 करोड़ रुपए भी आसानी से ठुकरा सकते हैं, तो इसका सीधा सा गणित ये है कि हमारे आने वाले कल की, यानी हमारे समय की कीमत 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। मतलब वो अनमोल है। हाँ, हम सैद्धांतिक रूप से तो ये मानते हैं कि हमारा समय हमारी सबसे बड़ी संपदा है, लेकिन जब बात रोजमर्रा की जिंदगी की आती है, तो हम इसी समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो। ये तो हम सबकी कहानियां है ना। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प सोर्सेज हैं, प्राचीन दार्शनिक कथाओं से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आधुनिक रिसर्च और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे के सिद्धांत भी शामिल हैं। मतलब आज हम फिलॉसफी और साइंस दोनों को मिलाकर देखने वाले हैं। एकदम सही। और हमारा मिशन आज ये रोना रोना नहीं है कि हमने अतीत में कितना समय बर्बाद कर दिया, बल्कि एक लॉजिकल मोटिवेशन के जरिए हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और फिर उन ठोस तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस अनमोल खजाने का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो 1 करोड़ रुपए वाला काल्पनिक सवाल आपने पूछा था ना, ये मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। वो कैसे? मतलब हम सभी मौत से खौफ खाते हैं। हम अपनी सुरक्षा पर, अपनी सेहत पर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं ताकि हम कुछ साल और जी सके। हाँ, दवाइयों पर, जिम पर, सब जगह। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अपना वक्त बर्बाद करने से बिल्कुल नहीं डरते। हम बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रीन घूरते रहते हैं या निरर्थक बहसों में उलझे रहते हैं। यार, सोशल मीडिया पर तो घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वही तो। अगर हम तार्किक रूप से विश्लेषण करें तो ये जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि वक्त का ही दूसरा नाम है। वक्त खत्म तो जिंदगी खत्म। इसके बावजूद हम वक्त को जिंदगी से अलग मानकर चलते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि वक्त और जिंदगी असल में एक ही चीज हैं। और हमारे सोर्सेज में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही मार्मिक कहानी का जिक्र है। स्ट्रीम्स ऑफ विजडम से ली गई है ये। अच्छा, वो पिता और पुत्र वाली कहानी। हाँ, वही। ये कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। बेटा अपनी जवानी के सबसे कीमती दिन सिर्फ दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने, चाय की दुकानों पर गपशप करने और कोई भी काम कल पर टालने में निकाल देता था। मतलब टिपिकल प्रोक्रास्टिनेशन। बिल्कुल। और उसका एक ही बहाना होता था, अरे अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। ये अभी बहुत समय है वाला भ्रम ही सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर युवा फंसते हैं। सही कहा। तो पिता ने उसे लंबा चौड़ा भाषण देकर समझाने के बजाय एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। उन्होंने उसे एक पुरानी सी पॉकेट वॉच दी और कहा कि बाजार जाकर पता करो कि लोग इस घड़ी के कितने पैसे दे सकते हैं। फिर क्या हुआ? बेटा गया और अलग अलग दुकानदारों से मिला। किसी कपड़े वाले ने उस पुरानी धातु को देखकर 500 रुपए लगाए, एक किराने वाले ने 800 रुपए और एक प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी ने 1000 रुपए तक की कीमत लगा दी। तो बेटा तो खुश हो गया होगा कि पुरानी चीज के अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, वो खुश होकर घर आया कि ये पुरानी घड़ी तो काफी कीमती है। लेकिन अगले दिन पिता ने उसे फिर वही घड़ी दी और इस बार निर्देश थोड़ा अलग था। क्या निर्देश दिया? उन्होंने कहा कि आज बाजार जाकर लोगों से इस घड़ी की भौतिक कीमत मत पूछना, बल्कि उनसे पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो समय मौजूद है उसकी कीमत क्या है। यहाँ पिता ने एक बहुत ही अमूर्त और गहरा दार्शनिक सवाल उस लड़के के हाथ में थमा दिया था। मतलब टाइम की असली वैल्यू पूछने भेज दिया। बिल्कुल। और जब वो लड़का बाजार में जाकर लोगों से पूछने लगा कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उसके आप कितने पैसे देंगे, तो लोग उसे पागल समझने लगे।
जाहिर सी बात है, लोग तो हंसेंगे ही। हाँ, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उसे डांट कर भगा दिया। लड़का बहुत हताश हो गया, लेकिन लौटते वक्त उसे एक बहुत पुरानी घड़ी साज की दुकान दिखी। उसने अंदर बैठे एक बुजुर्ग से वही अटपटा सवाल पूछा। और उस घड़ी साज ने क्या जवाब दिया? उस बुजुर्ग ने मजाक उड़ाने के बजाय बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया। उसने कहा, बेटा, इस धातु की घड़ी की कीमत तो 500 या 1000 रुपए हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो समय है वो अमूल्य है। बहुत गहरी बात है। उसने आगे कहा कि अगर दुनिया के सारे राजा महाराजा अपना पूरा खजाना भी एक साथ रख दें, तो भी वे गुजरा हुआ एक सेकंड नहीं खरीद सकते। इस कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो ये है कि हम चीजों की कीमत उनके भौतिक रूप से लगाते हैं। घड़ी दिखती है तो उसकी कीमत है, समय अदृश्य है, इसलिए हम उसे मुफ्त मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे यहाँ एक बात सच में परेशान कर रही है। बताइए, क्या बात है? अगर हमें ये बात कहानियों और फिलॉसफी में इतनी अच्छी तरह समझ आती है कि समय दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है, तो फिर हम रोजाना अपने बैंक अकाउंट में जमा होने वाले 86,400 सेकंड्स को इतनी बेदर्दी से क्यों लुटा देते हैं? यह एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब अगर किसी के बैंक से रोज 10 रुपए भी बिना वजह कटने लगे, तो वो बैंक में हंगामा कर देगा, कस्टमर केयर को फोन लगा देगा। लेकिन समय के मामले में हम इतने सुन्न क्यों हैं? हम इसका हिसाब क्यों नहीं रखते? इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास दोनों बहुत रोचक हैं। हमारे सोर्सेज में अथर्ववेद का एक बहुत ही सटीक संदर्भ दिया गया है। वहां समय यानी काल की तुलना एक ऐसे शक्तिशाली घोड़े से की गई है जो अनंत काल से दौड़ रहा है। एक कभी न रुकने वाला घोड़ा। बिल्कुल, वो इतना तेज है कि दुनिया की कोई भी दौलत या ताकत उसे एक पल के लिए भी लगाम नहीं लगा सकती। टोनी स्टार्क के पिता का भी तो फिल्मों ने ऐसा एक डायलॉग था, याद है आपको? हाँ हाँ, कि दुनिया का सारा पैसा भी एक सेकंड का समय नहीं खरीद सकता। एकदम सही। अब सवाल ये है कि हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? क्योंकि समय के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं छपा होता। प्राइस टैग मतलब हम उसकी कीमत देख नहीं पाते। हाँ, जब आपके बटुए से 100 रुपया गिरते हैं तो आपको तुरंत एक भौतिक नुकसान का एहसास होता है। आपके दिमाग में एक अलार्म बजता है। लेकिन जब आप सोफे पर लेटकर लगातार 3 घंटे तक सोशल मीडिया पर रील्स देखते रहते हैं, तो आपके आसपास कोई अलार्म नहीं बजता। ये तो है, कोई हमें रोकने नहीं आता। कोई आपको ये बताने नहीं आता कि आपने अपनी जिंदगी के 3 घंटे हमेशा के लिए खो दिए हैं। अमीर हो या गरीब, सबको दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का कैसा इस्तेमाल करता है। ये प्राइस टैग वाली बात बहुत प्रासंगिक है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि अगर समय का भी एक साफ साफ प्राइस टैग होता, तो दुनिया कैसी दिखती? ये एक दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए कि कल से सरकार या टेक कंपनियां एक नया नियम लागू कर दें। अब से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी एंटरटेनमेंट ऐप को इस्तेमाल करने का चार्ज 20,000 रुपये प्रति महीना होगा। बाप रे, तब तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। वही तो, मुझे लगता है रातों रात 99% लोग इन ऐप्स को फोन से डिलीट कर देंगे। लोग कहेंगे कि ये तो दिन दहाड़े लूट है भाई। बिल्कुल, कोई 20,000 रुपीस क्यों देगा सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए? लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम जो अपना कीमती समय इन ऐप्स को दे रहे हैं, उसकी असली कीमत 20,000 रुपये से कहीं ज्यादा है। हम अपना सबसे बहुमूल्य एसेट देकर इन्हें मुफ्त में चला रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका सीधा कनेक्शन इतिहास से जुड़ा है। अगर हम रोमन साम्राज्य के दौर को देखें तो वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीति हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य? अच्छा, वो क्या रणनीति थी? इसे ब्रेड एंड सर्कस कहा जाता था। रोमन शासक बहुत चतुर थे। उन्हें पता था कि अगर जनता को पेट भर खाना यानी ब्रेड और लगातार मनोरंजन यानी सर्कस मिलता रहे, तो वे कभी भी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। मतलब उन्हें असली मुद्दों से भटकाए रखना। बिल्कुल, उनका दिमाग कभी इस बात पर विचार ही नहीं करेगा कि उनके अधिकार क्या हैं या समाज किधर जा रहा है। वे बस ग्लैडिएटर के खेलों में मग्न रहेंगे। आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल एंटरटेनमेंट है, ये हमारा आधुनिक सर्कस है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। हाँ, और ये हमारे दिमाग को सस्ते डोपामाइन से भर देता है, जिससे हमें एक झूठी संतुष्टि मिलती रहती है और हम अपने जीवन के असली और बड़े उद्देश्यों से पूरी तरह भटक जाते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए पूरी तरह से इन आधुनिक कंपनियों को ही दोष दे सकते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान की फितरत भी जिम्मेदार है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सोर्सेज में जो अगली कहानी है वो बताती है कि इंसान के अंदर का आलस्य
और टालमटोल करने की फितरत सदियों पुरानी है। ये इंटरनेट के आने से बहुत पहले की बात है। अच्छा, वो राजा और उसके दोस्त वाली कहानी। हाँ, ये कहानी एक राजा और उसके गरीब आलसी दोस्त की है। राजा को अपने दोस्त की गरीबी पर तरस आता है और वो उसे कहता है कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे शाही खजाने से जितना चाहो उतना सोना चांदी ले जा सकते हो। अब कोई भी सामान्य बुद्धि वाला इंसान तो तुरंत खजाने की तरफ भागेगा। बिल्कुल भागेगा, लेकिन वो आलसी आदमी क्या करता है? वो सोचता है अभी तो सुबह हुई है, सूर्यास्त में बहुत समय है। फिर से वही बहुत समय है वाला बहाना। हाँ, तो वो पहले छक्कर भोजन करता है, फिर उसे नींद आने लगती है। वो सोचता है कि एक छोटी सी झपकी ले लूं। जब उठता है तो दोपहर की तेज धूप होती है, तो वो एक घने पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है और फिर से सो जाता है। मतलब वो रास्ते में ही सोता रहा। हाँ, और जब उसकी आंख खुलती है और वो भागकर महल पहुंचता है, तब तक सूरज ढल चुका होता है और खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। इस कहानी के जरिए हम टालम टोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के असली कारणों को समझ सकते हैं। हम काम क्यों टालते हैं? इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। अच्छा, वो 2 कारण क्या हैं? पहला है एनर्जी या ऊर्जा की कमी। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, जो कि कुछ ना करना है। हाँ, दिमाग तो हमेशा शॉर्टकट खोजता है। बिल्कुल, लेकिन दूसरा और सबसे अहम कारण है जीवन में किसी स्पष्ट उद्देश्य का ना होना। उस आलसी आदमी को खजाने तक जाना तो था, लेकिन शायद उसके भीतर कोई ऐसी ज्वलंत इच्छा नहीं थी जो उसे आराम करने से रोक सके। मतलब पर्पस की कमी थी। हाँ, जब तक आपके पास ये स्पष्ट नहीं होता कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं, आपके रास्ते में आने वाला हर पेड़ आपको उस आदमी की तरह आराम करने का न्योता देगा। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है तो भटकाव तय है। अब यहाँ से हम इस चर्चा का रुख थोड़ा समाधान की तरफ मुड़ते हैं। बिल्कुल, अब हमें सॉल्यूशंस पर बात करनी चाहिए। अगर हमें इस टालम-टोल और समय की बर्बादी के भंवर से बाहर निकलना है, तो हमें उन लोगों के तरीके समझने होंगे जो अपने फ्री टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। और इस कड़ी में सोर्सेज ने वॉरेन बफे का उदाहरण दिया है। वॉरेन बफे, जो दुनिया की सबसे महान इन्वेस्टर माने जाते हैं। हाँ, बताया गया है कि वॉरेन बफे ने महज 6 साल की उम्र में कोका कोला की बोतलें खरीदकर उन्हें 5% मुनाफे पर बेचना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। 11 साल की उम्र में? ये तो सच में हैरान करने वाला है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक असाधारण इंसान की कहानी है? क्या एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बचे हुए खाली समय में ऐसे सिद्धांत लागू कर सकता है? वॉरेन बफे का बचपन सिर्फ एक उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कम उम्र से ही समय के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। सोर्सेज ने सफल लोगों के इस नजरिए को 7 मुख्य नियमों में पिरोया है, जो बताते हैं कि हमें अपने खाली समय का क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके नियमों पर बात करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला है नई स्किल सीखना, विशेषकर फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना, ताकि आप अपने पैसे को काम पे लगा सकें, बजाय इसके कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करें। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन तो मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलती। और दूसरा नियम सेहत से ध्यान देने से जुड़ा है। सेहत? लेकिन यहाँ कई लोग तर्क देते हैं कि रोजाना 1 या 2 घंटे जिम में पसीना बहाना या व्यायाम करना तो असल में समय खर्च करना ही है। इसे समय बच कैसे रहा है? ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। यहाँ हमें नसीम तालेब के एंटी फ्रैजाइल सिद्धांत को समझना होगा। ये एंटी फ्रजाइल क्या होता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर थोड़ा प्रेशर डालने से वे टूट जाती हैं, जैसे कांच। वो फ्रैजाइल है, लेकिन हमारा शरीर कांच नहीं है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम अपने शरीर पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर उसे तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। इसको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। हमारा शरीर एक कार की तरह है। अगर इंजन ही खराब हो गया तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर आप सेहत पर आज समय नहीं देंगे तो भविष्य में बीमारियों के कारण आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है। अच्छा, तीसरा नियम क्या है? तीसरा है किताबें पढ़ना, दूसरों की गलतियों से सीखना, जैसे बफे ने बेंजामिन ग्राहम से सीखा था। खुद सारी गलतियां करके सीखने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस को डाउनलोड कर लेना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चौथा नियम है एक्स्ट्रा इनकम या साइड हसल बनाना, सोते समय पैसे कमाने का तरीका खोजना, ताकि हम सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर ना रहें। और पांचवा नियम? पांचवा है नेटवर्क बनाना।
कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यार ये बात तो मैंने भी महसूस की है। अगर आपके दोस्त एम्बिशन वाले हैं तो आप भी ग्रो करते हैं। एकदम सही। छठा नियम कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के बारे में है। बफे के अनुसार ये एक स्किल आपकी वैल्यू 50% तक बढ़ा देती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, क्योंकि अगर आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा ही नहीं सकते तो आपके टैलेंट का क्या फायदा। और 7वां और आखिरी नियम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मतलब कभी-कभी रुककर अपना जीपीएस चेक करना। हाँ, और मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। इन सब में जो एक चीज आम इंसान को सफल इंसान से अलग करती है वो है एक्शन लेना। एक्शन मतलब काम शुरू कर देना। हाँ, आइडिया तो सबको आते हैं, लेकिन सफल लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वे बस तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ये सब नियम सुनने में तो बहुत प्रेरक लगते हैं, लेकिन मेरी एक अड़चन है यहाँ पर। बताइए। बाजार में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर 100 से ज्यादा हैक्स मौजूद हैं, जैसे 2 मिनट रूल, 80-20 रूल, पोमोडोरो तकनीक। क्या ये सब काम करते हैं? इंसान इन सब में उलझकर तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी यह चिंता बिल्कुल जायज है। जब हम बहुत सारे हैक्स आजमाने की कोशिश करते हैं तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान करता है। इसीलिए हमारे सोर्सेज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का जिक्र है। अच्छा, हार्वर्ड की रिसर्च क्या कहती है? उन्होंने पता लगाया कि कम समय में ज्यादा काम करने का सबसे कारगर तरीका है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग? जी, ये क्या होता है? हम सब सुबह उठकर एक टू डू लिस्ट तो बनाते ही हैं, क्या ये उससे अलग है? बिल्कुल अलग है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि लंबी टू डू लिस्ट असल में फेल हो जाती है। फेल हो जाती है? जी, लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठकर 15 कामों की एक लंबी सूची देखते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि पहले क्या करो। और इस दुविधा से बचने के लिए हमारा दिमाग सबसे आसान काम चुनता है। हाँ यार, जैसे ईमेल चेक करना या बस डिस्क साफ करने लग जाना। बिल्कुल, जो सबसे मुश्किल और जरूरी काम था वो सूची में नीचे खिसकता जाता है। टाइम बॉक्सिंग में आप सिर्फ काम की लिस्ट नहीं बनाते, आप हर काम को एक निश्चित समय के डिब्बे में पैक कर देते हैं। मतलब कैलेंडर में टाइम फिक्स कर देना। हाँ, आप तय करते हैं कि सुबह 9 से 11 बजे तक का डिब्बा सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए है। उस दौरान दुनिया की कोई और चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आपको पता है इलॉन मस्क जैसे लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक तरीका है, लेकिन हम इन टाइम बॉक्सेस में कौन से काम डालें, इसके लिए लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। सोर्सेज में स्मार्ट गोल्स पर बात की गई है। हाँ, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बिल्कुल, और इनमें से मुझे रेलेवेंट यानी प्रासंगिक होने वाली बात ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण? कल्पना कीजिए कि एक कुत्ता सड़क पर बहुत तेजी से भागती हुई एक कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा है। वो अपनी पूरी ताकत उस कार का पीछा करने में लगा रहा है। हाँ, अक्सर कुत्ते ऐसा करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो कार अचानक ब्रेक मार दे और रुक जाए तो क्या होगा? वो कुत्ता तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि अब उस कार के साथ क्या करना है। बिल्कुल, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि वो भाग क्यों रहा है। उसका उस कार के पीछे भागना उसके जीवन के लिए रेलेवेंट था ही नहीं। वो तो बस एक आदत के तहत भाग रहा था। ये तो हम इंसानों पर भी एकदम फिट बैठता है। है ना? कई बार हम बस भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं। हम अपने जीवन के कीमती टाइम बॉक्सेस ऐसे कामों में भर देते हैं जो हमारे असली लक्ष्यों से मेल ही नहीं खाते। हमें पता होना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ और क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये साफ हो जाता है कि हम सभी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। समय ही असल करेंसी है। दुनिया की हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन गया हुआ वक्त नहीं। सही कहा। गांधी जी से लेकर वॉरेन बफे तक सबने पैसे या शोहरत से ज्यादा समय को अहमियत दी। इसलिए कल का इंतजार करने के बजाय आज से ही छोटी शुरुआत करें। जैसे कि क्या कर सकते हैं लोग? जैसे कि 1 घंटा कम सोशल मीडिया चलाएं, एक किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ लें या अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा टहल लें। छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव लाती हैं। एकदम सही बात है। आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ यही है कि समय ही सब कुछ है। और इस एपिसोड को या यूं कहें कि इस बातचीत को विराम देते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको आज रात सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बताइए। अगर समय एक ऐसी करेंसी है जिसे आपको हर दिन ना चाहते हुए भी पूरी तरह खर्च करना ही पड़ता है,
तो आज रात सोने से पहले खुद से पूरी ईमानदारी से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आज के 86,400 सेकंड्स खर्च करके आपने अपने भविष्य के लिए कौन सा ऐसा एसेट खरीदा है जो आने वाले कल में आपको मुनाफा देगा, या फिर आपने वो सारे सेकंड सिर्फ खर्च कर दिए। सोचिएगा जरूर।